नमस्कार दोस्तों। पता होगा मानसून सत्र के आखिरी दिन हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। मोटा-मोटा कहें तो आईपीसी में रिफॉर्म करने की बात हो रही है। गवर्नमेंट का एक उद्देश्य था कि मैकाले के निशान को हम मिटाने की कोशिश करेंगे। खैर, समझते हैं। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का एक विरोधाभास है, जिसमें आज भी थॉमस बबिंगटन मैकाले या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि औपनिवेशिक विरासत के निशान मौजूद हैं। तो ये नए बिल क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कुछ कारण हैं, इन्हीं को हम समझने की बात करेंगे। देखो, पहले तो नए बिल में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं वो क्या क्या है कि ब्रिटिश काल के कानूनों को हटाना है और इस विधेयक में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से जो अपनी आईपीसी है और सीआरपीसी है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, इनमें चेंज करना है। अब चूंकि औपनिवेशिक युग के कानूनों को अपन को हटाना है, कॉलोनियल एरा के कानूनों को रिमूव करना है और आज के समय के कानूनों को अपन को लेके आना है। अब आईपीसी की जगह लेने के लिए होगा भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह पर आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह पर आएगा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। अब यहाँ पर आईपीसी की धारा 377 को हटाने की भी बात हो रही है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता 2023 में आईपीसी की एक धारा है 377 और उसमें शामिल नहीं किया गया, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसे शामिल करने के लिए। अब धारा 377 क्या समझिए, जब कोई भी स्वेच्छा से प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ये धारा 377 थी। अब जो नई वाली न्याय संहिता है 2023 में, वहाँ पर धारा 377 को शामिल नहीं किया गया। अब राजद्रोह कानून जो है अपना आईपीसी की धारा है 124A, ठीक है, किसी के ऊपर भी राजद्रोह लगा देते थे तो राजद्रोह कानून को हटा रहे हैं। उसकी जगह उसको कहा गया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए इस कानून को अब ख़त्म करने की बात की गई। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न किया गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वालों को फिर भी दंडित किया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसे अब उन्होंने राजद्रोह नहीं कहा, तो देखा जाए तो इसकी परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें जो वित्तीय साधन थे, विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से सहायता करना या फाइनेंशियली आपको हेल्प करना, तो अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देना, वो सब इसमें शामिल है। अब सजा के वैकल्पिक रूप के रूप में देखा जाए तो सामुदायिक सेवा को शामिल करने से अधिक विचाराधीन कैदियों को जेल में बंद होने से रोका जा सकेगा। कुछ सजाएं ऐसी होंगी जिनके लिए लोगों को जेल मत भेजो, उसके लिए उनसे कुछ सामुदायिक सेवा का काम कराया जाएगा, कुछ ना कुछ उनसे काम कराए जाएंगे जिससे समाज में फ़र्क पड़ेगा और उनको भी क्रिमिनल बनने से रोका जा सकेगा, कैदियों को। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है बीएसबी 2023, यहाँ पर बोला गया गवाहों, आरोपियों और जो स्पेशलाइज होते हैं विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की अनुमति देगा। अगर वो नहीं आ पाए हैं तो वो ऑनलाइन भी पेश हो सकते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भौतिक या फिजिकल जो दस्तावेज होते हैं उनके समान कानूनी मूल्य रखने की अनुमति अब मिल गई है, तो ये भी बड़ी बात है। नए विधेयक में जातीय और सांप्रदायिक आधार पर भीड़ द्वारा की गई हत्या को मान्यता देना भी शामिल है, ठीक है। अब ये बिल भी उसमें ये डाला गया है। अब ये बिल क्यों महत्वपूर्ण है समझिए। जो कॉलोनियल लॉज चले आ रहे थे उनको हटाना है। जैसे किसी भी विधेयक का विश्लेषण करने से पहले विधेयक के साथ जुड़े उद्देश्य और कारण को अवश्य जानना चाहिए। जबकि इंडियन पेनल कोड, जिसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, उसमें लिखा है कि आईपीसी में सुधार का कदम केवल एक कानूनी अनिवार्यता नहीं है बल्कि एक दार्शनिक कदम भी है। तो पुराने और अन्यायपूर्ण कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने और कुचलने के लिए स्थापित किए थे। अब उनको समय के साथ बदलना चाहिए। राज्य और नागरिकों के बीच सामाजिक संबंधों को पूरा करने की दिशा में भी देखा जाए तो यह एक कदम है। समाज की बदलती वास्तविकता के अनुसार
भी इन कानूनों को बदलना चाहिए। जब समाज प्रगति करता है तो उन्हें ऐसे कानूनों की आवश्यकता होती है जो उनके वर्तमान मूल्यों और ज़रूरतों को बताते हों। कहीं भी यह विकास आपराधिक न्याय प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, खासकर जब अनगिनत व्यक्ति जेलों में बंद हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में भारत के 77% कैदी विचाराधीन कैदी थे। मतलब वो कैदी नहीं थे, उन पर अभी ट्रायल ही चल रहा है, कहीं पे तो ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया। तो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार को लंबे समय तक टालना अब अपने आप में एक अन्याय होगा। इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने इसमें सुधार की पहल की है। इसलिए अब बात की गई जैसे बीएनएस में कि सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत आपराधिक न्याय के लिए एक बढ़िया कदम है, एक जिसमें ह्यूमैनिटी दिखाई देगी। छोटे अपराधों को लक्षित करके उनके पुनर्वास करना, उनका सामाजिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारावास के विकल्प के रूप में हम अब फोकस करेंगे सामुदायिक सेवा पर। अब यहाँ पर कानूनी अस्पष्टता का भी कई जगहों पर बात हो रही है कि कानूनी अस्पष्टता हो तो वहाँ पर क्या, इस बिल में इसका भी प्रोविज़न है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कई सारी कमियां हैं जिसके कारण कई जगह पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे आईपीसी की धारा है 309, आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानती है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ऐसा मानता है कि ऐसा प्रयास गंभीर तनाव के कारण होता है, तो सजा के बजाय देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये जो क्लैश है ना, यह संघर्ष है, यह कानूनी अस्पष्टता और व्याख्या की गुंजाइश पैदा करता है। तो यहाँ पर इसमें ये भी बात की गई है। अब देखा जाए तो आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है। जो 1872 के बाद से देखा जाए समाज में बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं, और यह जो इलेक्ट्रॉनिक जानकारी की बात की जा रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। मतलब रिकॉर्ड को अब डिजिटल स्वीकार करोगे आप, तो सबसे अच्छी बात है। और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल जो प्रतियां होंगी उनके विभिन्न रूपों को शामिल करने की बात की जा रही है। एक ऐसा युग जहां सूचना तेजी से डिजिटल हो रही है, तो ये संशोधन कानून को समकालीन प्रथाओं के साथ साथ अच्छी व्याख्या करते हैं। अपराध की भी एक स्पष्ट परिभाषा और सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे भारतीय अदालतों में लगभग 50 मिलियन मामले अटके हुए हैं, 2/3 आपराधिक मामले हैं जो निचली अदालतों में केंद्रित हैं। तो इसका एक कुशल या एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि अपराध जैसे आईपीसी में धारा 377 है और आपराधिक मुकदमों की प्रक्रियाओं की स्पष्ट परिभाषा वहाँ पर दी जाए। विधेयक ने अपराध को फिर से परिभाषित किया है और प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। तो ये सारे प्रोविज़न भी रखे गए हैं। देखो, जब भी एक आधुनिक राष्ट्र के लिए नागरिकों को एक विषय के रूप में मानने की औपचारिक विरासत को मिटाने का तर्क सम्मोहक है, बहुत खूबसूरत तर्क है ये, क्योंकि नागरिक एक विषय नहीं है। कानूनों के दुरुपयोग का दोष पूरी तरह से लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक शक्ति के दरवाजे पर नहीं लगाया जा सकता। उचित प्रक्रियाएं और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मौलिक रूप से कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो अविभाज्य हैं, जिनका विभाजन नहीं हो सकता, और कानूनी मिसालों के साथ जमी हुई संस्थागत और संरचनात्मक वास्तविकताएं हैं। अब ये इन अधिकारों के लिए खतरा पैदा करती हैं, कुछ जमुई संस्थागत और संरचनात्मक वास्तविकताएं। तो ये आपराधिक न्याय प्रणाली को न्याय से अधिक दंडात्मक बनाते हैं। इसीलिए कानून आधारित सुधार के साथ साथ संस्थागत सुधार की भी जरूरत है। और भारत का कानूनी ढांचा औपनिवेशिक काल की सनक पर नहीं नाचेगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी कि भारतीय न्याय संहिता और संबंधित सुधारों को अपनाकर भारत न केवल कानून बदल रहा है बल्कि अपनी पहचान भी पुनः प्राप्त कर रहा है, ऐसा इस विधेयक का शीर्षक है। नमस्कार, जय हिंद।